गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स एग्जाम अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 26 जून 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो चर्चा में रहे हैं। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री हैं या हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा सर, इनके द्वारा किया गया है। क्योंकि आपको पता है मनसुख मंडाविया जी को हटाकर अब जो नई कैबिनेट बनी है उसमें जेपी नड्डा जी को स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। तो नेशनल स्टॉप डायरिया अभियान इनके द्वारा शुरू किया गया है। ये कैंपेन 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2024 तक चलेगी और स्पेशली जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चों में डायरिया के कारण होने वाली मौतों को रोकना। क्योंकि देखिए डायरिया में एक्चुअल में होता क्या है, आपको लूज मोशन काफी होते हैं और लूज मोशन होने की वजह से जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं या आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है जिसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि जो इंटेस्टाइन होती है, आंत वगैरह होती है, वो फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन या फ्लूइड का अवशोषण नहीं कर पाती, जिसके कारण आपको लूज मोशन होते हैं। तो इससे बच्चों में काफी ज्यादा समस्या होती है और उनकी डेथ तक हो जाती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य कैंपेन का यही है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना, कैसे इसको रोका जा सकता है और सरकार के इसके क्या क्या इनिशिएटिव हैं इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना। यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं पूरा इसके बारे में। इसके साथ ही उन्होंने इस अभियान के लिए लोगो, पोस्टर, रेडियो स्पॉट और ऑडियो विजुअल जैसी आईईसी सामग्री, देखिए आईईसी क्या होता है ये आप मेंस में भी जरूर लिखा कीजिए, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जो सरकार की योजना है उसके बारे में पब्लिक तक बात पहुंचाने का एक ये शॉर्ट टर्म यूज किया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य बचपन में होने वाली डायरिया से बच्चों की मृत्यु को शून्य करना है, यानी एक भी मौत हमारे यहाँ ना हो। तो ये एक मैंने पिक डाला है, नेशनल लॉन्च ऑफ स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। यहां पर आप डेट पढ़ सकते हैं, 1 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक ये चलेगा, तो इसको आप याद रखिए। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो देखिए अभी हाल ही में श्रीनगर को क्राफ्ट सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। और कौन देता है ये? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल देती है। देखिए इसकी जो स्थापना है 2014 में की गई थी। ऐसे शहर जहां पर क्राफ्ट्स वगैरह के क्षेत्र में काफी यूनिक काम किया जाता है या जहां पर वो ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, उन शहरों को इसमें दर्जा दिया गया है। भारत के और भी शहर इसमें शामिल है, जैसे ममल्लापुरम जो तमिलनाडु में एक शहर है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं श्रीनगर को इसका टैग प्रदान किया गया है। यह टैग WCC द्वारा यानी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज काउंसिल के द्वारा दुनिया भर में सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में स्थानीय शिल्पकारों और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए किया जाता है और शुरुआत इसकी 2014 में हुई थी। भारत में अगर अन्य शहरों की बात करें तो जयपुर इसमें शामिल है, ममल्लापुरम तमिलनाडु इसमें शामिल है, मैसूर कर्नाटक इसमें शामिल है। तो ये 3 शहर इसमें पहले से शामिल है। मैसूर देखिए अभी चर्चा में भी था, क्यों? जो हमारा अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ था 21 जून को, वहां पर कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत जी के द्वारा ही मैसूर में नेशनल योग ओलंपियाड या राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का इनॉग्रेशन किया गया था। तो मैसूर अभी इसलिए चर्चा में भी था। इस तरीके का सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ नीचे देख सकते हैं श्रीनगर आपका नाम है। अगर बात करें देखिए श्रीनगर की, तो श्रीनगर आपको पता है जम्मू कश्मीर की कैपिटल है और श्रीनगर में एक बहुत फेमस झील है। कौन सी झील है? डल लेक या डल झील। अभी श्रीनगर वैसे भी चर्चा में क्यों बना हुआ है? 21 जून को जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने श्रीनगर में ही इस बार इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा श्रीनगर के पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट झील है जिसका नाम है वूलर लेक या वूलर झील। वूलर झील भारत में ताजे पानी की या फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर लेक ही है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर बात करें कुछ और फैक्ट्स की, तो जो इंपॉर्टेंट रिवर है वूलर लेक से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम है झेलम। इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछ लेता है कि वूलर लेक से होकर कौन सी नदी निकलती है, तो यार यहां से झेलम रिवर होकर बहती है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, वूलर लेक से झेलम निकलती नहीं है। झेलम नदी निकलती है वैसे तो वेरीनाग से। ठीक है, वेरीनाग के पास एक लेक है शेषनाग लेक, वहां से निकलती है, लेकिन इससे होकर ये बहती है। ठीक है, यानी रास्ते में इसके ये पड़ती है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। और एक बहुत फेमस फेस्टिवल होता है श्रीनगर में जिसका नाम है सैफरॉन या केसर, क्योंकि आपको पता है केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में काफी होता है। तो ज्यादातर ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है ये अक्टूबर के लास्ट वीक में होता है, तो इसको भी आप याद रखिए। ये कुछ संबंधित इससे फैक्ट्स। आगे चलते हैं।
हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तो नेट्रॉन झील देखिए तंजानिया और कीनिया के, ठीक है, ज्यादा पोर्शन इसका तंजानिया में ही पड़ता है, तंजानिया और कीनिया के बॉर्डर में पड़ती है। तंजानिया और कीनिया दोनों ईस्ट अफ्रीकन नेशन है, यानी अफ्रीका के पूर्व में पड़ते हैं, ईस्ट अफ्रीकन नेशन है। तो नेट्रॉन झील की बात करें, देखिए यहां पर प्रवासी पक्षी काफी आते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंगो, जिसको आप हिंदी में राजहंस बोलते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज वगैरह है या फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, इसकी वजह से यहां पर जो प्रवासी पक्षी आया करते थे उनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। और नेट्रॉन झील एक रामसार साइट भी है, ठीक है, रामसार कन्वेंशन मैंने अभी उसमें कवर की थी जब हमने यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट किए थे, उसके बारे में अभी बात करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार नेट्रॉन झील पर फ्लेमिंगोज की आबादी लगातार घट रही है। इसके पीछे प्रतिकूल मौसम और अतिक्रमण को कारण बताया गया है, जिससे पक्षी कम संख्या में आपका दोबारा यहां पर वापस लौट रहे हैं। नेट्रॉन झील उत्तर तंजानिया में कीनिया की सीमा के पास स्थित एक खारे पानी की झील है और एक रामसार साइट भी है। अगर लोकेशन आप इसकी देखेंगे तो यहां पर ये है, ये जो लेक है, ये वाटर बॉडी है आपकी नेट्रॉन लेक, और कीनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर पड़ती है। ये वाली वाटर बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? लेक विक्टोरिया, ठीक है, सबसे बड़ी झील है आपकी अफ्रीका की। और एक बार ये पूछ लिया था किन किन कंट्रीज से बॉर्डर करती है, तो आप देख सकते हैं मैप में 3 कंट्रीज के ट्राई जंक्शन पर ये पड़ती है, कीनिया, युगांडा और तंजानिया। और एक चीज और देखिएगा, तीनों में से एक शहर है कंपाला। युगांडा की जो कैपिटल है वो बिल्कुल इसके थोड़ा सा किनारे ही पड़ती है या इसके बिल्कुल नियर पड़ती है। तो अगर आपसे पूछे लेक विक्टोरिया के किनारे इन तीनों में से किस देश की कैपिटल है, तो युगांडा की कैपिटल इसके किनारे स्थित है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इससे चीज है, जो आपकी इक्वेटर होती है या भूमध्य रेखा है, वो भी इस लेक से होकर गुजरती है। अब यहां पर आपको 2 वाटर बॉडीज और दिख रही होंगी, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक है ये और एक है ये, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वाटर बॉडी है इसका नाम है लेक टंगनयिका, लेक टंगनयिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक ये वाटर बॉडी है, ये है लेक मलावी। देखिए इसको जो लेक मलावी है इसको अलग अलग नाम से, अगर आप नॉर्दर्न पोर्शन में देखेंगे तो यहां पर इसको लेक न्यासा ये बोला जाता है, सदर्न पोर्शन में इसको मलावी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों हैं सेम ही, लेकिन नॉर्थ और साउथ में इसको लेक मलावी और लेक न्यासा के नाम से जाना जाता है। और जो लेक टंगनयिका है ये अफ्रीका की 2nd लार्जेस्ट लेक है। और एक प्रश्न पूछा गया था, दुनिया की सबसे लंबी ताजे पानी की झील कौन सी है, या लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो यही है लेक टंगनयिका, ठीक है। लार्जेस्ट नहीं कह रहा हूं, लॉन्गेस्ट कह रहा हूं, यानी दुनिया की सबसे लंबी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो वो लेक टंगनयिका ही है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स इससे संबंधित हो गए। बात करें अगर तंजानिया की, तो तंजानिया की जो कैपिटल है वो है डोडोमा, डोडोमा यहां पर आपको दिख रही होगी, ये डोडोमा है। और इसकी मुद्रा तंजानियन शिलिंग, ये इसकी मुद्रा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स इससे संबंधित हो गए। हाल ही में खबरों में रहा दागिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो दागिस्तान जो एरिया है ये आपका रूस का एक एरिया है, और ये मुख्य रूप से देखिए मुस्लिम क्षेत्र है, और यहाँ पर लगातार जो मिलिटेंट एक्टिविटीज होती हैं या टेररिज्म एक्टिविटीज होती हैं उससे ये भरा हुआ इसका इतिहास है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, रूस के दागिस्तान क्षेत्र में बंदूकधारियों ने 15 पुलिस अधिकारियों और एक पादरी या प्रीस्ट की हत्या कर दी। ये देखिए जो कंट्री है यहाँ पर आपको दिख रही होगी, दागिस्तान क्षेत्र है या बॉर्डर यहाँ से इस क्षेत्र का है। इसकी जो राजधानी है वो है मचाकाचला, और ये आपका कैस्पियन सी इससे बॉर्डर करती है। रूस के आप कह सकते हैं एक तरह से दक्षिण में ये पड़ती है, और इसका जो नाम है इसको बोला जाता है लैंड ऑफ हिल्स या पहाड़ों की भूमि। अगर नीचे भी मैंने एक मैप लगाया, अगर आप बड़ा मैप देखना चाहेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा, ये रूस का हम कह सकते हैं साउथ वेस्ट वाले क्षेत्र में पड़ता है यहां पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सी से बॉर्डर करता है, इसको याद रखिए। कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में भारतीय सेना ने किस शहर में पर्यटकों के लिए खालूबार युद्ध स्मारक खोला है, ये इंपॉर्टेंट है। खालूबार युद्ध स्मारक आपका लद्दाख में खोला गया है। लद्दाख में एक वैली है आपकी आर्यन वैली, ठीक है, वहां पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय सेना ने
खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। इसका उद्घाटन समारोह आपका फॉरएवर इन ऑपरेशंस जो डिवीजन है कारगिल विजय से पहले समारोह का हिस्सा था, क्योंकि इसने इस साल देश में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाएगा। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, प्रसिद्ध आर्यन घाटी में स्थित यह स्मारक युद्ध के दौरान घाटी को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ने वाले सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को याद करता है। तो आर्यन वैली भी आप याद रखिएगा। परीक्षा प्रक्रिया और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी में सुधार की समीक्षा और सुझाव देने के लिए भारतीय सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति का प्रमुख कौन है? तो पहले तो आप याद रखिएगा, ये 7 मेंबर कमेटी है, लगातार अभी चर्चा में है, क्योंकि नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ है उसके कारण सरकार विवादों के घेरे में है और ये एजेंसी विवादों के घेरे में है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसरो के पूर्व चेयरपर्सन है डॉक्टर के राधाकृष्णन, उनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना 2017 में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराने के लिए की गई थी, लेकिन अभी इसमें लगातार आपको पता है पेपर लीक हो रहा है, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, 7 मेंबर कमेटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के परीक्षा में क्या सुधार ला सकती है उससे ये संबंधित है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की स्थापना नवंबर 2017 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। देखिए, इसके अलावा कुछ और जो समिति अभी चर्चा में है वो देख लेते हैं। आरबीआई ने भुगतान धोखाधड़ी को कम करने के लिए एक समिति गठित की है, एपी होता की अध्यक्षता में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के स्वामित्व आर्थिक संरचना की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। उषा थोराट आरबीआई की एक्स डिप्टी गवर्नर है, उनकी अध्यक्षता में। लिंग संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, जस्टिस हेमा कोहली की अध्यक्षता में, और इसमें मेंबर भी हैं जस्टिस बी नागरत्ना जी इसमें मेंबर है। किस कंपनी को डिजिटल परिवर्तन में नेतृत्व श्रेणी में प्रतिष्ठित पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नेतृत्व और उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसको सम्मानित किया गया है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो टिहरी डैम बना हुआ है उसको यही रन करती है, तो इनको अभी अवार्ड मिला है। इसके अलावा कुछ और जो अभी अवार्ड चर्चा में रहे हैं वो देख लेते हैं। एपीवाई आपका क्या है? अटल पेंशन योजना, इसके कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को मिला है। ये कैनरा बैंक द्वारा, ठीक है, कैनरा बैंक द्वारा प्रस्तावित एक बैंक है। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विनोद गणात्रा जी को दिया गया है, ये चाइल्ड फिल्म मेकर है या बाल फिल्म मेकर है। बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 सुब्बैया नल्लामुथु जी को दिया गया है, जो अभी 18वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसके दौरान इन्हें यह मिला है, और वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है। सेंट्रल बैंकिंग यूके द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है। इसके अलावा डेटा ब्रिक्स रिटेल और सीपीजी पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड ये ट्रेंड्स को दिया गया है, जो कि एक वैश्विक डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन कंपनी है। तो ये कुछ अवार्ड अभी चर्चा में रहे हैं जो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित थे। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन यानी जो ऐतिहासिक रूप से मुंबई के क्षेत्र के इंपॉर्टेंट बंदरगाह हुआ करते थे उससे संबंधित ये बुक है, और महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस जी ने भी इसका विमोचन किया है। इसके अलावा कुछ और जो बुक्स अभी चर्चा में रही वो देख लेते हैं। द एडवेंचर्स ऑफ एड अ मामा एड फाइंड्स अ होम, ये आलिया भट्ट जी के द्वारा लॉन्च की गई। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड अरविंद पनगड़िया जी की बुक है, नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। एन एंकर्ड विजन करुमुट्टू टी कन्नन, इंडिया एंड द इंडियन ओशियन वर्ल्ड ट्रेड एंड पॉलिटिक्स अशिन दास गुप्ता जी की बुक है, ये इंपॉर्टेंट है। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल अल्पना किल्लावाला जी के द्वारा किताब लिखी गई है। द स्कैम दैट शुक द नेशन द नागरवाला स्कैंडल, ये प्रकाश पात्रा और रशीद किदवई जी की बुक है, तो ये किताबें अभी चर्चा में रही। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो अभी ये धारीदार सिसिलियन ये आपका केंचुए की तरह लगने वाली एक प्रजाति है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है यहां पर देखी गई है। ठीक है, जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे सारे असम के नेशनल पार्क हैं। मानस भी असम में है, रायमोना असम में है, ओरांग भी असम में है। ठीक है, काजीरंगा में आपको पता है सबसे ज्यादा फेमस किसके लिए है? काजीरंगा वन हॉर्न्ड राइनोसिरोस या एक सींग वाले गैंडों के लिए सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध है।
ठीक है, यहाँ पर आप इनके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की पहली रिकॉर्डिंग की सूचना दी है। पहली बार यहाँ पर यह स्पॉट हुआ है। सिसिलियन जिम्नोफियोना क्रम के लंबे अंगहीन उभयचर होते हैं जो केंचुओं या सांपों से मिलते जुलते होते हैं। इसके अलावा कुछ और जो प्रोटेक्टेड एरियाज या संरक्षित क्षेत्र चर्चा में रहे वो देख लेते हैं। टुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए ये यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर एक नया टाइगर रिजर्व बनाने की योजना बना रही है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर के कुछ साक्ष्य भी देखे गए हैं। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में स्थित है। मृगवाणी नेशनल पार्क तेलंगाना में स्थित है। पंपा झील ये कर्नाटक में स्थित है, जो कर्नाटक में हम्पी है उसके पास स्थित एक झील है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान या इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क ये आंध्र प्रदेश में स्थित एक पार्क है। तो ये कुछ अभी और एरियाज न्यूज में बने हुए थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2027 तक राज्य से मलेरिया को खत्म करने के लिए एक गहन अभियान शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 तक मलेरिया को खत्म करने के लिए एक इंटेंसिव कैंपेन स्टार्ट किया है। मलेरिया की बात करें तो मैंने आपको बताया था ये एक पैरासाइट, इसका क्या नाम है, प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ होता है, इसके द्वारा होने वाला रोग है। वैसे तो 5 इंपॉर्टेंट इसके वेरिएंट होते हैं और किसके काटने से ये होता है, ये फीमेल एनाफिलीज, जो मादा एनाफिलीज प्रजाति होती है मच्छरों की, उसके काटने से ये होता है। और इनको नाइट ईटिंग, क्योंकि ये मुख्य रूप से नाइट में ही ज्यादातर एक्टिव होते हैं, नाइट ईटिंग मॉस्किटोज या नाइट ईटिंग मच्छर भी इनको बोला जाता है। तो मुख्य रूप से देखिए वैसे तो 5 वेरिएंट होते हैं प्लाज्मोडियम के, लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, दूसरा होता है प्लाज्मोडियम विवैक्स। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा घटनाएं देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ये पूरा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं, प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाला मलेरिया स्वास्थ्य के लिए खतरा है, जिसमें पी फाल्सीपेरम और पी विवैक्स 5 परजीवियों की प्रजाति में सबसे अधिक जोखिम पैदा करते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा और चर्चा में था वो भी देख लेते हैं। हाईएस्ट कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के द्वारा जो सबसे ज्यादा इस बार कंप्लेंट मिली है वो उत्तर प्रदेश से ही मिली है, तो इस वजह से न्यूज में था। देखिए दुनिया का पहला रेड हेडेड वल्चर या लाल सिर वाले गिद्ध के लिए जो कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर यानी संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा, देखिए इंडिया का नहीं विश्व का पहला है और ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बनाया जाएगा। इसका क्या नाम होगा, जटायु संरक्षण केंद्र, ये इसका नाम होगा। और रेड हेडेड वल्चर को एक नाम से और जाना जाता है, वो भी आप याद रखिए, हो सकता है उस नाम से पूछ ले, एशियन किंग वल्चर, एशियन किंग गिद्ध के नाम से भी इसको जाना जाता है। और देखिए मैंने आपको कल पढ़ाया था इसका संरक्षण क्यों इतना जरूरी है। देखिए ये साल में ये केवल एक ही पार्टनर अपनी पूरी लाइफ में चुनते हैं और साल में मात्र एक अंडा या एक एग ये देते हैं। अब आप समझ लीजिए जब एक एग देंगे अगर वो भी खराब हो जाएगा फिर पूरे साल वेट करना पड़ता है, इसीलिए इनकी संख्या में काफी कमी आ रही है। और आपको पता होगा संख्या में कमी आने का कारण सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, NSAID डाइक्लोफिनैक, और डाइक्लोफिनाक क्या था, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। तो ये मवेशियों में यूज किया जाता था, लेकिन जब ये मवेशियों को गिद्ध खाते थे तो इनकी बॉडी में जाकर आप कह सकते हैं इनकी पूरे जो बॉडी का सिस्टम है उसको ये खराब कर देता था, जिसकी वजह से इनमें मृत्यु होने लगी थी। ये सबसे बड़ा कारण था गिद्धों की संख्या भारत में कम होने का। इसके अलावा जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वाराणसी में, इसके अब की अपग्रेडेशन या इसको मॉडिफाई करने के लिए मंजूरी दी है, तो इसमें कुछ बजट का एलोकेशन भी किया गया है। तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का भी चर्चा में था। बात करें मलेरिया की, थोड़ा सा मैं बताना भूल गया, एक इंपॉर्टेंट वैक्सीन याद रखिएगा, मॉस्क्यूरिक्स। ठीक है, मॉस्क्यूरिक्स जो वैक्सीन है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा डेवलप की गई है और ये मलेरिया से लड़ने में ही सक्षम है। और बात करें अगर वर्ल्ड मलेरिया डे की, तो 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो थीम थी वो इसकी क्या थी, एक्सिलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, ये इस बार इसकी थीम थी। हाल ही में खबरों में रही अबुआ आवास योजना किस राज्य से जुड़ी है, तो अबुआ आवास योजना झारखंड की एक स्कीम है, इसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है उसी तरीके की ये स्कीम है। और इसमें देखिए नवंबर 2023 में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। अभी वहां के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो 2 लाख आवास इसके तहत बनने थे उसमें आप तेजी लाइए।
और इसके अलावा देखिए कुछ और जो स्कीम्स चर्चा में रही वो मैंने डाल दी हैं। पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा, ये मध्य प्रदेश में भी लॉन्च की गई है। इसके द्वारा जो मध्य प्रदेश के टूरिस्ट स्पॉट है उन्हें हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, ये असम सरकार के द्वारा बाल विवाह को रोकने की और जो गर्ल एजुकेशन है उसको बढ़ाने के लिए एक पहल है। मन्नुयिर काथू मन्नुयिर कापोम, ये तमिलनाडु सरकार की एक स्कीम है और जो सॉइल है, सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करने की एक ये स्कीम है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से संबंधित ये तमिलनाडु सरकार की स्कीम है। मुख्य रूप से सॉइल हेल्थ से संबंधित है, जो आपकी ग्रीन मैन्योर या इसको हिंदी में बोला जाता है हरित खाद, इससे संबंधित ये स्कीम है। इसका इसमें मतलब जमीन में या कृषि में हरित खाद या ग्रीन मैन्योर का उपयोग कैसे बढ़ाया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, ये राजस्थान सरकार की एक वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण की स्कीम है। तो ये स्कीम सभी चर्चा में रही। तो यही आज के हमारे सारे करंट अफेयर्स थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको बताए उन्होंने आपकी तैयारी को अच्छा किया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।